जय हिंद साथियों, एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को आजीविका मिशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हरित क्रांति के बारे में पढ़ाने वाला हूं। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में हुआ था। हरित क्रांति को लाया क्यों गया था? हरित क्रांति को लाने का मतलब है जो कृषि है, कृषि में उत्पादन को बढ़ाना। अब ये जो वैज्ञानिक है जिन्होंने कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं उनका नाम देख लेते हैं। अक्सर ये प्रश्न में पूछा जाता है और पूछे जाने वाले प्रश्न जो है यही है कि इसकी जनक का नाम क्या है, पूछा जाता है तो अमेरिकी वैज्ञानिक है और इसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। याद रखना, ठीक है, हरित क्रांति के जनक हैं। जब इंडिया में आते हैं तो इंडिया में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वो भी याद रखना है कि भाई इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इंडिया में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये इंडिया के लिए है। हरित क्रांति के समय और उस समय जो कृषि मंत्री थे ना, सुब्रमण्यम, ये भी पूछ सकता है कि जो सुब्रमण्यम है वो कृषि मंत्री थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये जो चार नाम जो मैंने अभी बताया, ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी वर्तमान में जो आपका एडीओ का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें इन चारों नामों में से दो नाम के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनमें से एक है बोरलॉग और एक है स्वामीनाथन। दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में भी पूछ सकता है और ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे ना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इनमें से जो पूछा जा सकता है ये दोनों हैं। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख कारक कि भाई क्या क्या किस्म कैसे आया, किस तरीके की फसलों को लिया गया है, इनको देख लेते हैं। तो अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का कार्यक्रम, और ये हरित क्रांति 1966 में आया था ना, तो 1966-67 की बात है। पाँच फसल थे। इन पांचों फसलों के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन फसल जो है हरित क्रांति के अंदर रखा गया था। तो हरित क्रांति के अंदर रखने वाले फसल को देखो, एक है धान है, एक है गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है और मक्का है। ये 5 फसल हैं। अब इनके कई किस्म है ना, किस्म है, तो इनके किस्म के बारे में तो प्रश्न पूछेगा नहीं, तो ये जो फालतू चीज़ें उनको हटा देते हैं। ठीक है। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग पर बल, तो कौन कौन से रासायनिक उर्वरक है आज भी चलता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आज भी खेतों में डाला जाता है। फिर पौधे संरक्षण को देख लेते हैं, जिसके लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है ना। कीटनाशक में कौन सा? सल्फास, गैमेक्सिन, मृदा परीक्षण। ठीक है, इन चीज़ों का ये मृदा परीक्षण अलग है। तो पौधे का अगर हमें उपज बढ़ाना है तो मृदा परीक्षण तो करना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों की मात्रा जो है वो कम है, उनके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों को डालेंगे। जैसे पोटास है, यूरिया है ना, जो भी चीज़ कमी है उनको उतने मात्रा में डालकर पैदावार को बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया गया है। फिर लघु सिंचाई पर बल भी दिया गया है। लघु सिंचाई जैसे कि पंप, ट्यूबवेल है ना, ये सब है। बहुफसला चक्रम, इसमें देख लेते हैं। तो क्या होता है, एक साल में 3 फसलें लिया जा सकते हैं। जैसे धान है, धान के बाद चना के बाद आप जैसे मूंग दाल है ना, मूंग दाल को भी ले सकते हो जो 2 महीने में हो जाता है। तो इस तरीके से एक साल में 3 फसल लिया जाता है। तो अलग अलग अगर पौधों को बोओगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हर साल धान बोते रहोगे, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है? धान बोया जाता है। तो अगर हर साल आपको धान, मतलब साल में 2 बार ही अगर धान बोते हो, क्योंकि 2 बार मौका मिलता है धान बोने का, एक आपको खरीफ के समय और एक आपको रबी के समय, और गर्मी में आपका खेत खाली रहेगा। तो धान ज़्यादा पानी लेता है और पानी ज़्यादा लेगा तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, धान के कारण पानी की कमी होगा। पानी की किल्लत आज भी अभी वर्तमान में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पानी की किल्लत जो है बढ़ गई है। और बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि धान बो रहा है, और धान बोगा तो धान बोने पर पानी ज़्यादा लगता है और गर्मी में पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसी वजह से धान की जो फसल है, अगर आप लगातार बो रहे हो, एक ही प्रकार के, समझो कि एक ही किस्म के अगर फसल को बो रहे हो, तो जो भूमि की उर्वरक क्षमता है ना वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और जैसे आप 3 प्रकार के फसलों को बोते हो तो इससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो बना रहता है। और सबसे बेस्ट माना जाता है दलहन फसल को। दलहन फसल को अगर आप बोते हो तो उसके जड़ में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो पानी गिरने के साथ ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन में जाने पर जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये है। चलो आगे देखो, इसके बाद क्या है? आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, जैसे ट्रैक्टर का उपयोग करने लगा, बुलडोजर, थ्रेसर, है ना। तो ये उसी समय से चालू हो गया होगा। ठीक है, उसी समय से। अब यहाँ पे शब्द तो आया है, लेकिन चलो 1966 में उतना जल्दी नहीं होगा, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। ठीक है,
तो ये अभी है आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, तो इन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। ये वर्तमान पे आते हैं। फिर अन्य संस्थागत उपाय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया कि हाँ भाई हम लोगों को समर्थन मूल्य भी तैयार करना होगा। जैसे धान के लिए समर्थन मूल्य सरकार ने लगा दिया, लेकिन चना के लिए समर्थन मूल्य नहीं लगाया है। चना को बाज़ार भाव में बेचा जाता है। गेहूँ भी हमारा वैसे ही है, हमें बाज़ार भाव में बेचना पड़ता है कि बाज़ार का जो रेट है वो होगा। तो समर्थन मूल्य, कुछ चीज़ों को सरकार ने बाज़ार के रूप में छोड़ दिया और कुछ चीज़ों को सरकार ने समर्थन मूल्य लगा के सरकार स्वयं ले रहा है। तो इस तरीके से समर्थन मूल्य भी तैयार हो गया, 1966 में ही हुआ है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया। पूछा जाएगा तो इसको आप बता सकते हैं। शिक्षा एवं अनुशासन, तो इसके लिए कृषि के लिए विद्यालय भी तो खोला गया है ना। तो विद्यालय जो है 1960 में खुला था, कृषि विद्यालय, जिसे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960, मतलब ये प्रथम विश्वविद्यालय था। तो प्रथम विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है ना, जो 1960 में खुला है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर भूमि सुधार एवं भू संरक्षण पर बल, कृषि और सुविधाओं पर ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब फालतू चीज़ें हैं, हटा देते हैं इसको। हरित क्रांति की सीमाएं, अब हरित क्रांति की जो सीमाएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि उन्नत बीज कार्यक्रम, जिसमें से गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा, ज्वार, यही 5 फसल थे ना। तो इन्हीं 5 फसल को देख लेते हैं। फसलों तक ही सीमित रखा गया है, आगे और फसल को नहीं ले गया। हरित क्रांति के प्रथम चरण पे प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। जैसे हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किसमें होता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा पैदावार किस फसल का हुआ है, तो गेहूँ ही बताना है। ठीक है, कौन सा फसल लेना है? गेहूँ। धान तो अभी वर्तमान में बढ़ा है ना, पहले गेहूँ ही आता था। धान के किस्मों को धीरे धीरे क्या किया, डेवलप किया, जिसमें मोटे धान आने लगा। और जैसे मोटे धान लगना चालू हुआ तो धान की जो उपज है वो कई गुना बढ़ गया। तो जितना मोटा धान लगाया जाता है उतना उपज बढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में लाभ किस में हुआ? गेहूँ में हुआ। गेहूँ के अलावा अन्य में भी लाभ हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें एवरेज आया है। मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का में एकदम उपज तो नहीं हुआ जैसे गेहूँ वाला, लेकिन एवरेज रहा समझो। लेकिन धान जो है वो, धान में जो है वो लगातार गिरावट होते गया था। धान जो है वो लगातार, यहाँ पे धान के बारे में नहीं बताया क्या? चलो देख लेते हैं, नीचे में होगा। धान में गिरावट आया। फिर हरित क्रांति का कोई भी लाभ दालों को नहीं प्राप्त हो सका, जहाँ तक कि दालों की उत्पादकता में कमी आई। ठीक है, दालों की उत्पादकता में क्या हो गया? कमी हो गया। दालों के बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हरित क्रांति के लाभ। हरित क्रांति को लाया ही क्यों गया था? उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, कृषि में बचत, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता, मतलब हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं तो वो हमारे स्वयं के देश में हो, तो आत्मनिर्भरता बनाने के लिए। वर्तमान में हमारा देश जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक वर्तमान में 3 साल तक के है। अगर 3 साल अगर कोई पैदावार ना करे ना, उसके बाद भी हमारा खुद का देश पूरे भारत देश को खिला सकता है। इसके बाद रोजगार के अवसर में वृद्धि कराना, क्योंकि रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब धीरे धीरे कृषि कम हो रहा है, तो कृषि क्षेत्र में रोजगार जो है वो भी कम हो रहा है। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से हरित क्रांति को लाया गया था। मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है। परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन, आत्मविश्वास में वृद्धि, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। फिर कठिनाइयाँ एवं हानि को देख लेते हैं। देखो, गेहूँ के कुछ फसलों तक सीमित, जैसे कि गेहूँ क्रांति, गेहूँ में तो फायदा हुआ था। तो असंतुलित विकास में जैसे पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में हुआ। केवल अनाजों वाले खाद्यान्न फसलों में क्रांति हुई। पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन दिया, केवल बड़े किसान को लाभ हुआ। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग में बाधा, जैसे छोटे खेतीहर श्रमिकों को की बेकारी। तो ये थोड़ी कठिनाइयाँ जो है वो देखने को मिली। इसके बाद और क्या है जिसमें, हाँ यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ खास तो नहीं दिया है। रेगिस्तान में परिवर्तन होने का खतरा, ये हटा दो, फालतू है। क्यों रेगिस्तान में कोई ज़मीन जो है वो कन्वर्ट होता है? भाई यहाँ के पेड़ पौधे को अगर आप काटते जाओगे तो रेगिस्तान में परिवर्तन होने लगता है। तो ये खतरा जो है वो कीटनाशक, बाकी दवाइयों के उपयोग से हो सकता है, ये डर था। तो ये एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। फिर 1980-81 के बाद के देखते हैं। 1980-81 के घटनाओं को अगर देखते हैं तो 1980-81 में क्या हुआ था? जो 1980-81 है उसमें चावल और तिलहन का निष्पादन बेहतर हुआ। मतलब धीरे धीरे जो 1966 में जब हरित क्रांति लाया गया, उस समय गेहूं के उत्पादन में तो वृद्धि हुआ था, पर चावल के उत्पादन में खास वृद्धि देखने को नहीं मिला, है ना, इतना कुछ खास नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जब जैसे जैसे सन बढ़ा, वैसे वैसे जो चावल है और तिलहन है उनके फसलों में थोड़ा सा सुधार आने लगा और इनके जो वृद्धि है वो थोड़े से बेहतर हुए। फिर द्वितीय काल में दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। मतलब वही 1980 के बाद की बात कर रहे हैं, वृद्धि होना चालू हो गई। फिर अन्य फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि,
और कौन कौन से फसल थे? गेहूँ के अलावा उन 4 फसलों का नाम अगर कहते हैं तो ज्वार को छोड़ दो, बाकी 4 तो जाहिर है, गेहूँ तो जा रहा है, ज्वार बस अभी तक वृद्धि में नहीं गया था। फिर विभिन्न फसलों के मध्य आय में अंतर में कमी आई। द्वितीय काल में गेहूँ की उत्पादकता व उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि दर में सुस्ती आई। अब धीरे धीरे क्या है, द्वितीय काल मतलब यही 80-81 वाला, उसमें गेहूं के उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगी। और आज भी वैसे ही है, चावल के मुकाबले गेहूं जो है आज कम होते हैं। फिर है कृषि में यंत्र, जुताई के लिए ट्रैक्टर, फसल काटने के लिए हार्वेस्टर थ्रेशर का वो उपयोग करने लगे लोग। फिर सिंचाई के लिए पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, है ना, इन सभी चीज़ों का उपयोग होने लगा। फिर पक्ष में तर्क, ये कुछ खास नहीं, इसको हटा देते हैं। पक्ष में तर्क दे रहा है, इसमें कुछ खास नहीं होगा। और समितियाँ क्या है, सीमितताएँ, ठीक है, सीमितताएँ देखो, छोटे एवं बिखरे खेत है, बेरोजगारी का भय, पूंजी का भाव, पशु शक्ति के अधिकतम, ये यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, हटा दो इसको। हाँ, ये वाला प्रश्न बना सकता है। उद्यानिकी यांत्रिकरण योजना, उद्यानिकी यांत्रिकरण योजना में देखते हैं तो देखो, हितग्राही की पात्रता कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जो लाभान्वित किए जाते हैं किसी क्षेत्र में, जैसे कि लघु है, अनुसूचित जाति जनजाति में महिला कृषक को प्राथमिकता दी गई कह रहा है। तो किस तरीके से मिलने वाले लाभ, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक है ट्रैक्टर अगर आप खरीदने जाते हो तो आपको 25% अधिकतम क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, मतलब आपको छूट मिल रहेगा। तो 25% मतलब 25% छूट जो रहेगा, जैसे कि आपका ट्रैक्टर हो गया 5 लाख का, समझो 5 लाख में 25% छूट दे रहा है, तो कितना छूट दे दिया 5 लाख में, आप एक अंदाज़ा लगा लो, है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3, 4 लाख, मतलब 1,25,000 छूट दे रहे हैं। 1,25,000 छूट पूरा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1,25,000 रुपये जैसे छूट दे रहे हैं, तो उसमें 1,25,000 में सिर्फ 75,000 को ही छूट में दिया जाएगा, अधिकतम है क्योंकि, है ना, पूरा 1,25,000 नहीं देगा। तो ये इसी तरीके से बताया गया है कि 25 पे छूट देगा, लेकिन वो कम कीमत का हो तब की बात है। जैसे कि अगर हम उसे कितना रख लेते हैं, 2 लाख रख लेते हैं, तो 2 लाख में 25% कितना होगा, 50,000 होगा ना। तो 50,000 रुपये जो है पूरा छूट मिल जाएगा, तो 25%, लेकिन ये 75,000 से ज़्यादा नहीं है। तो 75,000 तक के हमें छूट मिलेगा, तो 50,000 हमें पूरा छूट मिला है। लेकिन 75,000 से ज़्यादा जा रहा है 25%, तो हमें छूट जो है वो सिर्फ 75,000 रुपये तक के मिलेगा। अब देखते हैं रोटावेयर में भी वैसे ही 25% तक, अधिकतर 80,000 रुपये तक के छूट दिया जाएगा। फिर आते हैं पावर टिलर, 8 HP तक के 40% इसमें छूट दिया, जिसमें 40,000 रुपये तक के, मतलब 1 लाख अगर कोई किसी चीज़ की कीमत है तो 40,000 आपको आसानी से छूट मिल जाएगा। फिर पावर लीटर 8 HP से अधिक हो रहा है तो भी 40,000, और इसमें 60,000 रुपये तक की छूट। शक्ति चलित यंत्र में 40%, अधिकतर 50,000 तक के। मानव चलित यंत्र में 40,000 मतलब 8,000 रुपया, 40% मतलब 8,000 रुपये तक की छूट दिया जाएगा। फिर देखते हैं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे फसलों का मौसम आधारित वर्गीकरण। अब आप लोगों को पता है कि मौसम आधारित, जैसे ऋतुओं के बारे में पूछा जाता है, 3 ऋतु होते हैं, है ना, 3 ऋतुएं को माना जाता है, जैसे खरीफ है, रबी है, और ऐसे तो ऋतुओं के बारे में पढ़ा जाए तो 6 ऋतु होते हैं, तो हम उनको नहीं देखेंगे, वो तो हिंदी का प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग हिंदी को छोड़ के अभी के वर्तमान में आते हैं, जैसे कि खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है, तो इनको जान लेते हैं। खरीफ किसको बोला जाता है, जब हम लोग धान का फसल बोते हैं ना, उसको हम खरीफ कहते हैं सबसे पहले। अब भाई कई जगह तो धान का फसल हर सीजन में बोया जाता है, तो आप उसको खरीफ कहते हो क्या, नहीं, गर्मी के समय, जैसे बरसात आने वाला रहता है और गर्मी जाने वाला होता है, तो उसी को हम खरीफ कहते हैं, ठीक है। बरसात आने वाला होता है और गर्मी जाने वाला होता है, जिसे हम उमस भरी गर्मी कहते हैं ना, तो उसी के समय को खरीफ कहा जाता है, जो ठंड के मौसम तक चलता है, ठीक है। तो कब से शुरू होता है, जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक के, क्योंकि जून से शुरू होगा और जून से अक्टूबर नवंबर तक के धान की जो कटाई हो जाता है, इसी को हम खरीफ कहते हैं। अब खरीफ में बोने वाले फसल क्या क्या होते हैं, तो आपका धान होता है, धान तो जानते हो, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना, अरहर, ठीक है, अरहर मतलब राहेर। फिर रबी फसल जो ठंड के समय बोया जाता है। ठंड 3 सीजन होते हैं, हम अब सभी लोगों को पता होगा, गर्मी में हम लोग धान नहीं बोते, कई जगह बोया जाता है, लेकिन गर्मी को हम मानते नहीं हैं, गर्मी में धान बोया जाते हैं, गर्मी वाले धान कहते हैं, वो तो हटा दो। लेकिन जो बरसात के समय शुरू होता है फसल ना, जून से जो शुरू होता है, हमारा मेन मानसून उसी समय स्टार्ट होता है, तो मानसून के समय जो फसलें बोई जाती हैं उसको हम खरीफ कहते हैं। उसके बाद ठंड में बोते हैं,
फिर एक फसल और ले लेते हैं जायद, जैसे कि आपका ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, है ना। खीरा उरा तो बरसात में ही बोते, चलो ककड़ी कहते हैं ना, बरसात में आता है। तरबूज आता है, बरसात में आता है ना। तो ऐसे फसलों को ही हम लोग क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। तो पहले खरीफ का हो गया, अब रबी का देखते हैं। तो रबी आपको समझ में आ गया कि अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करके मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होता है। तो इन फसलों के नाम को जान लेते हैं, जैसे कि गेहूँ बोया जाता है, चना बोया जाता है, जौ, मटर, ज्वार, अलसी, तोरिया और सरसों। इसके अलावा और भी है, तो ये मुख्य है। फिर जायद फसलें देखो, जो ग्रीष्म काल, जैसे कि अप्रैल और होते हैं ना, बताया ना, तीन जैसे आपका ऋतुएं हैं। तो इन ऋतुओं में जैसे मैंने मूंग के बारे में बताया था, तो मूंग वाला वैसी है। तो कुछ फसलें क्या है, वापस उसे लिया जाता है, जैसे धान को ले लिया दोबारा, मक्का, मूंगफली गर्मी के समय भी उगाई जाती है। मूंग दाल भी है ना, 2-3 महीने में हो जाता है। आपका तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है। तो ऐसे फसलों को हम क्या कहेंगे, जायद फसल कहेंगे। यहाँ पे धान उन दोबारा नहीं आएगा, ये मूंगफली हटा दो, ये सब जायद फसल है, ये सब यहीं पे चला है। ये कुछ जायद है और कुछ उसमें ऊपर का आ गया है। तो आपको लेना है कौन कौन से फसल, ककड़ी को ले सकते हो, और आपका 2-3 महीने में होने वाला जैसे फसल है, तो मूंग का फसल है उसको आप ले सकते हो यहाँ पे, तरबूज है उसको ले सकते हो। गर्मी का एक मेन खेल क्या है पता है, गर्मी के दिन में कुछ ऐसे फसल है जो बहुत कम पानी मांगता है, बहुत कम पानी में हो जाता है, जैसे तरबूज, लेकिन उसमें भर भर के पानी होता है। तो देखो यहाँ पे इसी तरीके की फसल को ना गर्मी में बोया जाता है, यही मेन खेल है। फिर उर्वरक को तो पता होगा ना, अभी मैंने नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के बारे में बताया है, जिसको 4-2-1 के अनुपात में लगाया जाता है। नाइट्रोजन 4 होता है, उसके 2 हिस्सा, 4 हिस्सा अगर नाइट्रोजन का रहेगा, 2 हिस्सा किसका रहेगा, फास्फोरस का, और 1 हिस्सा पोटेशियम का रहेगा। अब यहाँ पे जो किसान है उसको भी बांटा गया है। तो किसानों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जैसे सीमांत जोत, किसान को नहीं कहेंगे, यहाँ पे जोत को बोल देते हैं, ठीक है। किसान भी लघु होते हैं, है ना, सीमांत होते हैं, फिर दीर्घ होते हैं, वृहत होते हैं, ऐसे तरीके से बढ़ते हैं। तो ये वही है, वैसी है, बस यहाँ पे ज़मीनों को बांट दिया गया है। जैसे कि छोटा ज़मीन है, 1 हेक्टेयर हो, जिसे हम कितना कहते हैं, सीमांत जोत। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, तो क्या बताओगे, 2.47 एकड़ को हम लोग क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर कहते हैं, याद रखना। फिर लघु में 1 हेक्टेयर से अधिक, 1 से 2 के बीच में आ गया, मतलब 5 एकड़ के आसपास बोला जाता है। अर्ध मध्य जोत 2 से 4, मध्य जोत 4 से 10 और बृहद जोत जो 10 से अधिक हो। कृषि गणना के अनुसार 2010-11 में भारत में कृषि जोतों का औसत आकार 1.16 हेक्टेयर है। छत्तीसगढ़ में कृषि जोत का औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है। देखो 10 और 11 की अगर जनगणना देखते हैं तो उस समय 1.16 था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, 1 पॉइंट कम होकर 1.5 हेक्टेयर तक के सीमित हो गया। और नागालैंड में क्रियाशील कृषि जोतों का औसत आकार राज्यवार सर्वाधिक है, जबकि केरल में सबसे कम है। अब यहाँ पे कृषिगत लागत व मूल्य आयोग 1965 में बनाया गया था। अब यही वही है समर्थन मूल्य वाला, मैंने बताया था ना, समर्थन मूल्य जो है पहले नहीं था, लेकिन समर्थन मूल्य जैसे धान की फसल बो रहे हो तो उसको बेचना है, गेहूं की फसल बेचना है, तो राज्यों के हिसाब से है ना, धान हमारे यहाँ ज़्यादा होता है तो हमारे यहाँ धान को समर्थन मूल्य में रख दिया गया है। उसी तरीके से अन्य राज्यों में अलग अलग चीज़ों को समर्थन मूल्य के तौर पर, पंजाब में जैसे गेहूँ जो ज़्यादा होता है फसल, तो सरकार जो उस समय लेते हैं ना, उसके हिसाब से उनको समर्थन मूल्य के तौर पर रखा गया है। तो ये होता है समर्थन मूल्य के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी, जो लाया कब गया था 1965 में। और ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो यहाँ से अब छूटे होंगे, जितना था उतना मैंने बता दिया। यहाँ पे मूल्य नीति है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कोई प्रश्न बनते नहीं हैं। तो पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। हरित क्रांति आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आजीविका मिशन के और भी जो टॉपिक बचे उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा।